अकबर ने बूंदी के राजा सुरजन को कहा कि सुरजन जी यार, मेरी पास जानकारी आई है कि तुम्हारी राजकुमारी भानकंवर की तुम शादी की बात सोच रहे हो, शादी करने वाले हो। और उसने कहा जी सर, जी 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 एकदम सही बात है, और भानकंवर की शादी की बात चल रही है, हम शादी करने वाले हैं उसकी। तो कहा जहांगीर से सगाई कर दो। किससे सगाई कर दो? अब सुरजन जहांगीर के साथ सगाई करना नहीं चाहता, तो सुरजन फंस गया। यदि अकबर को अकबर के दरबार में मना कर दे कि मैं तेरे बेटे से मेरी बेटी की सगाई नहीं करूंगा, तो अकबर शाम से पहले पहले पकोड़े बना खा जाए। वहां बैठ के आप उसके घर में कैसे मना कर सकते हो उसको? तो सुरजन को भगवान जाने क्या दिमाग में आया, और सुरजन ने हाथों हाथ कहा कि सर मैंने सगाई कर दी। अकबर उसको चेहरे से पता चल गया कि झूठ बोल रहा है। अकबर ने काउंटर क्वेश्चन किया हाथों हाथ, किससे कर दी? और उसने बेचारे ने देखा कि दरबार में सारे के सारे हेड डाउन करके बैठे हुए थे। एक कल्ला रायमलोट टांग पे टांग दे के मूंछों को बंट लगा रहा। उसने कहा साहब कल्ला रायमलोट से किए, और कल्ला रायमलोट तो लगा मेरा नाम लिया। उसने कहा हाँ हाँ अभी तो हुई थी। कल्ला रायमलोट लगा फोकट में सगाई हो रही है, ये कौन सी कम है? नहीं सर अभी 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 हुई थी, हमारे तो 5-7 दिन पहले ही हुई थी। अकबर को साफ साफ पता कि सुरजन भी झूठा है, कल्ला रायमलोट भी झूठा है, पर लड़की का बाप कहे कर दी, जिसे अभी वो कहे मेरे से कर दी, फिर आप क्या कर सकते हो? तो अकबर बेचारा झूठी हंसी लेके आया चेहरे पर। उसने कहा क्या यार कल्ला जी, यूं गुपचुप आजकल तो सगाइयां, अच्छा डर गए कि पार्टी ना देनी पड़ जाए? और कल्ला रायमलोट ने कहा कि नहीं नहीं सर, वो थोड़ा ग्रह नक्षत्र का चक्कर था, पंडित जी ने कहा अभी की अभी करनी पड़ेगी, बाकी पार्टी से कोई डर थोड़ी लगता है, शाम को जाओ 8 बजे बोतल खोल लेंगे आज। कौन अरे पीछे ये असुरों वाली हंसी कौन हंस रहा है? तो पर अकबर से ना होता ना कई बार कि भाई अपनी बेइज्जती हो जाए, अपने को पता भी चल जाए कि बेइज्जती हुई और इसका लोगों को भी पता चल गया, तो अकबर से वो रहा नहीं गया, उसका मूड ऑफ हो गया। और अकबर ने कहा कि यार मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब लग रही है, एक बार अपने दरबार कैंसिल करते हैं, 10 दिन बाद मिलेंगे, 10 दिन की छुट्टी है, जाओ घर। सारे बाहर आ गए। अब सारे राजाओं को पता कि आज बना गए दोनों। अब बाकी सारे राजा या तो एक दूसरे की तरफ कोने मार मार के हंसेंगे, यार आज मजा आ गया, या कल्ला रायमलोट और सुरजन को देख देख के मुस्कुराएंगे, ऐसे ये बातें आजकल तुम्हारी। तो सुरजन ने कल्ला रायमलोट को साइड में लिया और उसने कहा बातों बातों में सही, लेकिन मैंने मेरे राजकुमारी की सगाई तेरे साथ कर दी, अब तू फटाफट बूंदी जाके वास्तव में सगाई करके आजा, वरना अकबर को कल को पता चल गया और कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा। कल्ला रायमलोट रातों रात 7 समंदर पार करता हुआ बूंदी आता और किसे सगाई करके चला जाता है। अब 10 दिन बाद दरबार वापस लगा, कल्ला रायमलोट फिर सामने जाके बैठा। अकबर को कल्ला रायमलोट हुआ है नहीं, तो अकबर ने कल्ला रायमलोट का ट्रांसफर कर दिया लाहौर। कहां कर दिया कि इसको आगरा मत रखो, मेरे सामने रहता मेरा मूड खराब होता है, तो कहां भेज दो? लाहौर। अच्छा लाहौर में एक पहले से गवर्नर था, भाई हर राज्य में क्या बनाया जाता है? गवर्नर, हिंदी में बोलते सूबेदार। क्या बोलते? राज्य, राज्य को बोलते सूबा, राज्य क्या बोलते? तो जिसको सूबा मिलेगा वो क्या हो जाएगा? सूबेदार। तो पहले एक सूबेदार था, तो जैसे मुख्यमंत्री था वहां पे, तो इसको बना के भेज दिया डिप्टी, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बना के भेज दिया, भाई तू चला जा वहां पे। अच्छा कल्ला रायमलोट वहां पे उप सूबेदार बन के गया, डिप्टी गवर्नर बन के वहां पर गया, लेकिन उस गवर्नर से कल्ला रायमलोट की बनी नहीं, और थोड़े दिनों बाद कल्ला रायमलोट ने गवर्नर को मार दिया। आप अपने सीनियर को मार देते हो, क्या यह राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? वायलेशन है कि जो ऑर्डर आपको दिया था आप पालन नहीं कर रहे, उल्टा अपने सीनियर को मार देते हो। कल्ला रायमलोट जानता था कि अब अकबर फांसी लगाएगा, कल्ला रायमलोट अपने चुपचाप लाहौर छोड़ता है, सिवन आ जाता, सिवन आके बैठ गया। अकबर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, अकबर चुपचाप बैठा है। उल्टा 3-4 महीने बाद अकबर ने कल्ला रायमलोट को बुलाया कि कल्ला जी मेरे से आगे मिलो एक बात। कल्ला रायमलोट मिलने के लिए गया, तो अकबर सामने गया, जाके गले लगा कि शाबाश मेरे चीते, क्या मारा यार लाहौर में उस गवर्नर को, सारे समाचार हैं, और मैंने इसीलिए भेजा था तेरे को, वो लिचड़ आदमी था, मरना ही था उसको, और आपका प्रमोशन, आप गवर्नर हो। कल्ला रायमलोट बैठा बैठा सोचेगी यार मामला गंभीर है, अकबर इतना सीधा है नहीं जितना सीधा बनने की कोशिश कर रहा है। और बताओ कल्ला जी घर के क्या समाचार है? साहब दया है, बादशाह की जिस पे कृपया हो जाए उस आदमी क्या दिक्कत हो सकती है? घर परिवार सब राजी खुशी है, सब सही है। तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है? हाँ। मैंने सुना है तुम अपनी बहन के लिए कोई लड़का देख रहे हो। हाँ। और कल्ला जी को लगेगा अच्छा दुख है पेट बतावे माथो, कि दर्द तो कहां पे हो रहा है? पेट में। आदमी बता क्या रहा है? माथा, कि सर दर्द हो रहा है मेरे, समस्या गंभीर है इसके। और कल्ला ने कहा कि हाँ साहब
वो इसीलिए मैं तो लाहौर से सिवाना गया था कि बहन के लिए लड़का देख रहे हैं। तो जहांगीर है, जहांगीर के साथ में तुम्हारी बहन की सगाई करो। अब कल्ला फंस गया। कल्ला समझता था कि अकबर उस बात का बदला लेना चाहता है कि बूंदी वाली राजकुमारी के टाइम तू बीच में आ गया था, अब ले मैं तेरी बहन की शादी किसके साथ कर दूंगा। और कल्ला रायमलोत ने वैसे कहा कि सर बात तो सही है आपकी, मैं मेरी बहन की सगाई जहांगीर के साथ कर दूंगा और मेरे लिए तो अच्छी बात है कि इतने बड़े घराने में इतने बड़े बादशाह के बेटे के साथ बहन की शादी करूंगा। अगर हम तो गरीब आदमी हैं, आप छोटे मोटे सामंत है, आप बादशाह हो, किसी बड़े बादशाह में, बड़े राजा में, बड़े सुल्तान में, नवाब में कहीं रिश्ते करो। कहा छोटे मोटे रिश्ते कर रहे हो। कितना यूं अजीब सा लगेगा कि साहब दिल्ली का मुगल बादशाह और उसका बेटा सिवाना शादी करने के लिए गए। अकबर ने कहा नहीं, अमीर गरीब की क्या बात है, लड़की में गुण अच्छे होने चाहिए। गांव में घर वाले ऐसे डायलॉग देते हैं ना, है ना, हमें कोई दहेज वेज नहीं चाहिए रे भाई, हमें तो लड़की अच्छी चाहिए, 2 जोड़ी कपड़ों में लेके आ जाएंगे। बाद में लिस्टें बना बना के भेजते हैं क्या क्या चाहिए। शुरुआत में फर्जी फर्जी बातें करते हैं, बाद में एक एक के यूं हमारे तो टावरों के भी इतने कपड़े भेजो, डोकरों के भी कपड़े भेजो, है ना, मरने वाला आदमी होता है, पैर लटक रहे हैं कब्र में, इसकी भी धोती भेजो, कहां पहना होगा इसको धोती। तो ऐसे करते रहते हैं। तो अकबर ने वैसे डायलॉग दिए और कल्ला रायमलोत ने वैसे कहा था। अकबर ने कहा नहीं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है हमारे तो कल्ला रायमलोत ने कहा ठीक है साहब, पर मेरे पास अभी ब्याह करने के पैसे नहीं है। उसने बहाने तो खूब बनाए। तो अकबर ने कहा जीते पैसे चाहिए ले जा। अब कल्ला रायमलोत ने वहां से लिए पैसे, यहां पे आगे सिवाना किले का पुनर्निर्माण करवाया, ऊंचा ऊंचा करवाया आपने सिवाना किला। फिर अकबर के पास मैसेज किया कि सर बारात भेज दो, लेकिन ध्यान रखना बाराती कम भेजना, मेरे पास ज्यादा बाराती रुकवाने की सामर्थ्य इतनी ताकत नहीं है। अकबर ने कहा एक तो जहांगीर आएगा और केवल 4 दोस्त आएंगे साथ, 5 आदमी तो रुकवा ही लेगा। उसने कहा नहीं सर ऐसे 10-11 भी भेज दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अकबर ने कहा मैं तो खुद ही नहीं आ रहा, जहांगीर और जहांगीर के दोस्त आ जाएंगे, इनकी व्यवस्था तू कर लेना, शादी करके भेज देना। और ज्यादा दिक्कत आए तो तेरा ताऊ मोटा राजा उदय सिंह जोधपुरी तो बैठा है, तो आइस वाइस कम पड़े तो वहां से मंगवा लेना तू। तो भाई जहांगीर की बारात है सिवाना, बारात का स्वागत जब करते हैं बारात के सामने मिलने के लिए जाया करते हैं, उसको बोलते हैं सामेड़ा। अभी वो तो गांव वाले तो सब जानते हो आप, सामेड़ा करते हैं शादी ब्याह के अंदर। अब भाई जहांगीर सिवाना में बाहर आके बैठे, पहले क्या बारात गांव के बाहर रुकती और गांव के बाहर वहीं जाके सामेला करके फिर लेके आते। आजकल तो क्या सीधी आई जाती है बारात, वहां पे फिर जाके करते हैं। तो जहांगीर बाहर आके रुका हुआ एकदम, जहांगीर बैठा है, जहांगीर के चारों दोस्त उसके साथ बैठे, दोस्त जहांगीर से ज्यादा तैयार होके बैठे। और ये पता नहीं क्यों होता है कि दूल्हे के दोस्त दूल्हे से ज्यादा तैयार होते हैं, कि दूल्हे के दोस्तों को गलत फहमी होती है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केवल एक बंदा होता है, वो कौन होता है, दूल्हे। दूल्हे के साथ में जो होते हैं वो बोले कितने तैयार हो जाए लेकिन फिर भी उनको कोई देखता। और वैसे भी दूल्हा इंटेलिजेंट होता है, दूल्हा हमेशा अपने साथ उन दोस्तों को रखता है जो शकल में बूढ़े होते हैं। दूल्हा जानता है कि यार अच्छे दोस्तों को रख लिया, हैंडसम रख लिए, तो फिर अपने कौन देखेगा। तो यदि आपका कोई दोस्त दूल्हा बनते टाइम आपको कहे कि तू मेरे साथ रहना, इसका मतलब समझ लेना कि उसकी नीयत कैसी है। वो ये सोच रहा है कि बूढ़ा आदमी है, ये मेरे साथ रहेगा तो इसको तो कौन देखेगा। तो आप कहना कि नहीं भाई मैं और कोई भी काम कर लूंगा तेरी शादी में, लेकिन तेरे साथ में तो जहांगीर बैठा है, चारों दोस्त, 2 इधर बैठे 2 इधर बैठे, जोधपुरी कोट पैंट पहन के ऊपर तक बटन बंद किए हुए, डीओ छिड़क के आए हुए, तैयार होके बैठे। कल्ला रायमलोत गया 50 एक आदमी लेके अपने, जहांगीर के गले में जूतों की माला पहने, चारों को कूटा पकड़ के 500 कूटा इनको शानदार बड़ा सा। अब भाग गया, कहते ना तेरे बाप को जाके नहीं की शादी में। जहांगीर बेचारा बागार, पहला एसटीडी पीसीओ मिला उसी से फोन किया कि पापा कहां भेज दिया आपने। अरे वो कल्ला रायमलोत के पास भेजा के कूटा उसने हमें, मेरे दोस्तों की शेरवानियां फाड़ दी, सबकी मुर्गे बना रखे हैं उनको। हाँ भाई मुगल शहजादे की इस प्रकार बेइज्जती नहीं कर सकते। अब अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह के पास मैसेज किया कि मोटा राजा उदय सिंह मैं नहीं जानता तू कैसे करेगा, साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, कल्ला रायमलोत की लाश चाहिए। 1589 में अकबर की तरफ से इधर से कल्ला, ये मोटा राजा उदय सिंह सिवना पर अटैक करते हैं। कहां पर अटैक करते हैं, कल्ला रायमलोत तैयार था, वो साका करता है। यहां पे क्या करता है, जब लगे कि हम जीत नहीं पाएंगे लेकिन हम झुकेंगे भी नहीं, अपने आन बान शान की रक्षा के लिए जो युद्ध किए जाते हैं उनको युद्धों क्या बोलते थे। ये सिवाना का दूसरा साका था। पहला साका 1308 में सातल और सोम कर चुके थे, पढ़ा था हमने। ये सिवाना का दूसरा साका था, 1589 में होता है। साके में 2 चीजें होती है, बताओ क्या क्या।
और जौहर की बात आई तो कल्ला रामलोत की तो शादी नहीं हुई थी, अभी तक सगाई सगाई हुई थी। किसके साथ हो रखी थी? भान कंवर बूंदी से सिवाना मैसेज करती है कि कल्ला जी मैंने सुना है कि तुम वहां साके की तैयारी कर रहे हो, पर यदि तुम्हारे वहां साका होगा तुम्हारे जौहर कौन करेगा, तुम तो शादीशुदा ही नहीं हो। कल्ला रामलोत ने कहा कि हाँ सही बात है, यदि मैं शादीशुदा होता तो मेरी रानी जौहर करती, लेकिन अब चूंकि मैं शादीशुदा नहीं हूं तो घर की जो भी सीनियर महिला है वो कर लेगी। तूने कहा क्यों, दूसरी क्यों कर लेगी, मैं हूं तुम्हारी रानी। हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, मुझे लेकर जाओ तुम। कल्ला रामलोत बूंदी जाता है, एक राजकुमारी जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, एक राजकुमारी जो किसी एक राजकुमार से केवल और केवल सगाई के बंधन में बंधी हुई थी, वो सिवाना आती है अपनी मर्जी से, यहाँ पे आके जौहर का नेतृत्व करती है। तो जौहर किसने किया? केसरिया को लीड कौन करता है बाद में? राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। किसकी धरती है? विडंबना देखिए कि इतिहास इन भान कंवरों के बारे में जानता ही नहीं है। हम सब लोगों के बारे में जानते हैं, जबकि जानना इन्हीं के बारे में चाहिए कि हीरा दे कौन थी, नायिका देवी कौन थी, पन्ना दहाय कौन थी, सहल कंवर कौन थी, भान कंवर कौन थी। अच्छा कल्ला रायमलोत ये भी भाई जोधपुर वालों का भाई है, तो ये भी राठौड़ी है, राठौड़ों की ब्रांच हो गई रायमलोत, रायमल का बेटा इसलिए रायमलोत लगाने लग गया। ये पृथ्वीराज राठौड़, ये जब घटना हुई, साके वाली घटना हुई, उसे थोड़े दिन पहले कल्ला रायमलोत से मिलता है। किसे मिलता है? तो उसने कल्ला रायमलोत को समझाया, पृथ्वीराज राठौड़ उसका अंकल लगता है, राठौड़ राठौड़ है ही आपस में, अंकल लगता है। तो उसने समझाया कि यार कल्ला तू पागल हो गया क्या, तो यार चला चला के पंगे क्यों लेता है। उसने क्यों अंकल क्या कर दिया? यार पहले तो जब वहां सुरजन वाली बेटी की बात आई तूने हाँ बदली कि मेरे साथ सगाई हुई, क्यों हाँ भरी? फिर तेरे को लाहौर भेजा, उस गवर्नर को मार दिया। फिर जहांगीर की बारात आई, तूने जहांगीर को कूट के भेज दिया। यार ये अच्छी बातें नहीं होती ऐसे। और अब अकबर तेरे पे खार खाया बेटा, मारेगा तेरे को अकबर। उसने कहा अंकल मैंने तो खुद ने कफन सिला रखा है और मैं तो खुद ही तैयार बैठा हूं कि मरने के लिए। अकबर आए तो सही, पर मैं मरने से पहले अकबर को बता के जाऊंगा कि पंगा गलत जगह लिया उसने। मैं क्या चीज हूं मैं बता दूंगा अकबर को, मैं साका कर लूंगा यहां पर। अंकल आप मेरा एक काम कर सकते हो कि आप तो राइटर हो, बता भाई क्या काम करना है? क्या आप मेरे मर्सी लिख दो। क्या लिख दो मेरे? क्या लिख दो? किसी के मरने के बाद उसकी याद में कोई दोहा कविता वगैरह लिखा जाता, कोई गीत लिखते, उन गीतों को क्या बोलते? कोई युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, उसकी ब्रेवरी पर, उसकी बहादुरी पर, उसकी वीरता पे जो दोहे लिखे जाते उन दोहों को क्या बोलते? तो कभी कोई युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता, उसके बाद उस पर जब दोहे लिखते उन दोहों को क्या बोलते? तो कल्ला रामलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा कि अंकल आप मेरे मर्सी लिखो। उसने कहा लिख दूंगा, तुम लड़ेगा, लड़ने के बाद मरेगा, मरने के बाद लिख दूंगा। उसने कहा ना ना आज ही लिखो, अभी अभी। अरे तो मरने के बाद लिखे जाते हैं इसलिए नाम है मरसी, अभी लिखूंगा फिर तो जिंदा सी हो गए। और फिर ये तो कवि चेक करता है कि भाई अगला बंदा कैसे लड़ा था, मैं देखूंगा। तू हाथी पे लड़ेगा, घोड़े पे लड़ेगा, तलवार से लड़ेगा, भाले से लड़ेगा, कितने लोगों को मार के मरेगा, कितनी देर तक लड़ेगा, सर कट जाएगा, फिर कितनी देर तक लड़ेगा, तो ये तो मैं देख के लिखूंगा यार, मुझे क्या पता तू कैसे लड़ेगा। उसने अंकल आप तो लिखो, जैसे आप लिखोगे वैसे वैसे मैं लड़ाई कर लूंगा। कटिया पहला कोड स्यूं गाथ सुनी नि जाए, जिन बिद कवि जतावियो न उन बिद कटी हो जाए। उसने कटने से पहले अपने कटने की सारी कहानियां सुन ली थी, जैसे जैसे कवि ने लिखा था वैसे वैसे वो कट के मर गया था। गज सिंह के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था अमर सिंह, क्या नाम था? और छोटे वाले बेटे का नाम था जसवंत सिंह। बड़े बेटे का नाम क्या है और छोटे बेटे का नाम क्या है? अमर सिंह योग्य, बहादुर, पराक्रमी, अच्छा, जितनी विशेषता हो सकती है वो सारी विशेषता किसमें थी। अतः स्वाभाविक था कि गज सिंह के मरने के बाद जोधपुर का अगला राजा कौन बनेगा? बड़ा भी है और कोई कमी भी नहीं है, तो ये बन जाए, क्या दिक्कत है। जसवंत सिंह छोटा था पर जसवंत सिंह स्मार्ट बंदा था और उसे लगा कि यार राजा तो मुझे बनना है, पर अब भैया को बाईपास कैसे किया जाए। तो कोई ना कोई अपने नाम को रिकमेंड करे, कोई ना कोई पापा को जाकर कि नहीं अमर सिंह को मत बनाओ, किसको बनाओ? जसवंत सिंह, तो पार पड़ सकती है। तो कौन करेगा अपने नाम को रिकमेंड? तो उसे लगा यार कोई ऐसा बंदा ढूंढा जाए जिसकी बात पापा मान ले, जिसकी बात पापा कभी टाले नहीं। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसके समझ में आया कि उसके पापा की गर्लफ्रेंड है अनारा बेगम। क्या नाम था? और कि पापा अपनी गर्लफ्रेंड की कोई भी बात टालते। एक दिन भाई अनारा बेगम का जो कमरा था, अनारा बेगम का जो महल था, उसके बाहर जसवंत सिंह सुबह सुबह जाके खड़ा हो गया। अनारा बेगम बेचारी बाहर निकल के आई, आंखें मसलते हुए बाहर आई, आगे देखा जसवंत सिंह उसकी स्लीपर हाथ में लिए खड़ा था, चप्पलें हाथ में लेके खड़ा।
और अरे 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 क्या कर रहे हो तुम जोधपुर के राजकुमार हो, मैं तुम्हारे पिताजी की दासी हूं, तुम मेरी चप्पलें कैसे उठा सकते हो? और ये किसी को पता चलेगा वो शिकायत कर देगा, तुम्हारे पिताजी मुझे कहेंगे कि राजकुमार के हाथ में चप्पलें दे दी। पर जसवंत सिंह कुछ ही नहीं बोला, आगे बढ़ा, स्लीपर उसके पैरों में पहने, चरण स्पर्श किए और कहा इसमें चप्पलें हाथ में उठा ली तो क्या हो गया? और आप क्या को दासी थोड़ी हो, आप मेरे पापा के साथ रहती हो तो मेरे तो मम्मी हो। और मम्मी की चप्पलें उठाने में क्या हर्ज है? और बताओ आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक रहती है? मैंने सुना था बीच में आपकी गठिया का दर्द उठ गया था, बिस्का धीराज को बुला के लाऊं? और अनारा बेगम को बड़ा अच्छा लगा, अनारा बेगम को लगा रे टावर कितना सिंसियर है, कितना ध्यान रखता है अनारा बेगम, भाई रे जुग जुग जियो। अब आते जाते जसवंत सिंह दोनों टाइम सुबह शाम गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड इवनिंग करके जाए, अनारा बेगम को बड़ा अच्छा लगता। अमर सिंह पहली बात तो उधर आता ही नहीं जहां महिलाएं रहती थी, और कभी आया तो उसने नमस्ते, अनारा बेगम को लगने लग गया कि अच्छा दोनों में से कौन है? जसवंत। और एक दिन अनारा बेगम ने गज सिंह जी को कहा कि गज सिंह जी आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। गज सिंह जी ने कहा आज जिंदगी कौन सी बात टाली है तेरी, सारी बात मानता ही हूं मैं तो तेरी। और अनारा बेगम ने कहा कि मैं ये चाहती हूं कि जोधपुर का अगला राजा किसको बनाया जाए? और गज सिंह अरे नहीं 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 भाई ये नहीं, अमर सिंह बड़ा है, योग्य, बहादुर, पराक्रमी सब कुछ है, इसलिए राजा तो अगला कोई बनेगा तो कौन बनेगा? हम। और कोई बात है तो मांग ले, ये नहीं, देख ऐसे मामलों में इंटरफेयर मत किया कर तू। अनारा बेगम ने कहा बस कितना सख्त आदमी हो यहां पिघल ही जाता है। गजिन का बात ठीक है, जोधपुर का अगला राजा किसको बनाया जाएगा? तो अमर सिंह बड़ा बेटा, उसको क्या दिया जाए? तो उसको छोटी सी जागीर दी गई, नागौर। क्या दिया गया? तो छोटे बेटे को बड़ा राज्य मिला, मतलब जसवंत सिंह को मिला जोधपुर, बड़े बेटे को छोटा राज्य मिला, मतलब अमर सिंह को क्या मिला? और ये कांड कौन कर गई?